मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 के पाठ पतंग पाठ 2 का हम प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। लेखक जिसके आलोक धनमा है। प्रश्न नंबर 1 है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसे अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। तो उत्तर है, कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन करते हुए भादो मास में होने वाली तेज वर्षा कैसे होती है उसका वर्णन किया है। भादो माह में तेज वर्षा तथा बौछारें पड़ती हैं। आप देखते हैं पानी बरसता है। वर्षा के समाप्त होते ही शरद ऋतु का समय आ जाता है, मौसम खुल जाता है, हल्की ठंडक महसूस होती है। प्रकृति में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं जो सबको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और स्क्रीन पर आपके देखिए कि पॉइंट वाइज भी लिखे गए हैं, आप बिना उसके भी लिख सकते हैं। तो पहला है, देखिए कि कवि को ऐसा लगता है कि सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाई दे रहा है। प्रातः काल सूर्य का उदय होना, उसकी लालिमा को कंपेयर कर दिया गया। अलंकार उपमा अलंकार का जैसा कि सुंदर प्रयोग कर दिया है। शब्दावली पर ध्यान दें आप कि सूरज को जो है खरगोश की आंखों से कंपेयर कर दिया गया है। शरद ऋतु के आने से क्या हो जाती है, उमस समाप्त हो जाती है, गर्मी खत्म होती है। देखिए, और ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल की तेज गति से चलाता हुआ चला आ रहा है। ये शरद ऋतु के आने का आगमन और जीवन की गतिशीलता को जो है इंगित कर रहा है, बता रहा है कि परिवर्तन होते रहते हैं, आ रहा है, किस प्रकार से समय परिवर्तित भी हो रहा है। सारा वातावरण देखिए स्वच्छ धुला हुआ सा हरा भरा नजर आता है। धूप थोड़ी साफ चमकीली नजर आती है। आकाश मंडल क्योंकि आप देखते हैं कि थोड़ा साफ हो जाता है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं जिन पर तितलियां भी मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसी विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। देखिए, विशेषण शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं कविता में किसी भी शब्द को और भी ज़्यादा उसकी विशेषता को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेना चाहिए। और हर चीज़ के साथ जो ये रंगीन चीज़, रंग पतला कागज़ और कहा गया, ये क्या विशेषताएं बता रहे हैं किसी चीज़ की। कवि ने कविता में पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया है। इन विशेषणों से पतंग की जो विशेषता बताई गई है, आप देखेंगे विशेषज्ञ शब्द लिख गया है, उसे समझ लेंगे। कभी उनसे बाल सुलभ चेष्टा को भी प्रदर्शित करना चाहता है कवि। बच्चे भी इन चीज़ों की तरह हल्के फुल्के हैं, जैसे कि पतंग हल्की फुल्की है, आप देख रहे हैं। उनकी कल्पनाएं अत्यंत ही रंगीन होती हैं, जैसे रंग बिरंगे आप देख रहे हैं पतंगों के रंग हैं वैसे ही, तथा वे कोमल भावनाओं के होते हैं बच्चे। इसी तरह से पतंग भी रंगीन तथा हल्की होती है, आकाश में दूर तक उड़ जाती है। इन विषयों के जो माध्यम से कवि कविता को और आकृष्ट बनाना चाहता है। पाठकों का ध्यान अपनी ओर भी आप देख रहे हैं कि आकृष्ट करना चाहता है। बच्चों की बाल सुलभ जो चीजें हैं, चेष्टाएं, उनको इंगित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए कि बिंब स्पष्ट करने हैं। किस चीज से कंपेयर किया गया, किस बिंब से उसको कवि बताना चाहता है। तो ये आपके बिंब किस तरह के हैं उसमें देख रहे हैं आप कि, और कविता है इसमें, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो पतंग को उठाने में आप देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर होड़ लगी रहती है, समझ रहे हैं। और उत्तर को इस प्रकार से समझे कि कवि ने अत्यंत सुंदर बिंबों का प्रयोग किया। आप देख रहे हैं तेज बौछारें किस चीज की सूचक है, गतिशील दृष्टि बिंब है देखने में। सवेरा हुआ आप देख रहे हैं स्थिर दृश्य है। खरगोश की आंखें लाल जैसा सवेरा है की बात की गई, स्थिर दृष्टि बिंब को दर्शा रहा है। पुलों को पार करते हुए गतिशीलता का सूचक है। चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए भी गतिशीलता को दिखाया गया है कि रुकना नहीं है। घंटी बजाना देखिए श्रव्य है कि आवाज जिसे हम कहते हैं।
तो श्रव्य बिंब की बात की गई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए भी गतिशील दृश्य को दिखाया गया है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए उनके स्पर्श को दिखाया गया है कि कितना जो है उसका स्पर्श किसी चीज़ को छूने पर जो हमें ज्ञात होता है उसको दर्शाया। पतंग ऊपर उड़ सके हुए गतिशील दृश्य बिंब को इंगित करता है, इशारा करता है। प्रश्न नंबर 4 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। किसान कपास उगाते हैं, ये आप जानते हैं। कपास से आपके वस्त्र बनते हैं, रुई जिसे आप कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कपास व बच्चों के मध्य देखिए गहरे संबंध को उजागर किया है। कपास के बारे में हम यह कह सकते हैं कोई कपास अत्यंत ही बच्चों की तरह कोमल, मुलायम, हल्की और सहने में भी आप देख रहे हैं कि कष्ट सहने में भी या किसी भी चीज़ के लिए भी वो सक्षम है। कपास की प्रकृति भी देखिए, आप देखेंगे कि निर्मल व नाजुक होती है। कपास में रुई को आप देखते हैं धुलने के पश्चात उसको कूट भी दिया जाता है, लेकिन उसको क्या है आप देख रहे हैं कि वो जिसमें है उसी में रम जा रही है। उसी तरह से बच्चों की भी स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बच्चे भी अत्यंत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, इनमें चोट सहन करने की क्षमता होती है। उनका शरीर हल्का फुल्का और मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं, उनकी मासूमियत का प्रतीक है जिसे दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो बच्चों का उड़ान के साथ देखिए बहुत गहरा संबंध है। पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की प्रतीक है, उसकी परिचायक है, सूचक जिसे आप कह सकते हैं। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि बच्चों का मन भी उड़ान भर रहा है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यंत ही उत्साहित होते हैं, उनका बाल मन हिलोरे लेने लगता है। आसमान की ऊंचाइयों को जिस प्रकार पतंग छू रही है, उसी प्रकार बच्चे भी आकाश को छूना चाहते हैं। इस कार्य में पतंग उड़ाते समय बच्चे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को भी कभी भी ध्यान में नहीं देते हैं। आप देखते हैं जोखिम भी उठा लेते हैं, गिरते पड़ते हैं, फिर उठ जाते हैं और पुनः वे अपने मित्रों के साथ क्या है पतंग उड़ाने के लिए चल पड़ते हैं। तो बच्चों की उड़ान किस तरह की है, बाल मन कैसा है, इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पंक्तियां पढ़िए जैसे कि अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। यानी पंक्ति दे दी गई और आपको उसमें से एक प्रश्न पूछ लिया गया। तो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए कविता में स्पष्ट किया गया है अच्छे तरीके से। और ख नंबर है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? देखिए उसका एक प्रश्न ये बना। तो उत्तर है, तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों पर ऊंची ऊंची दीवारों पर कूदते हैं, आप देखते हैं आवाज़ें होती हैं, तो उनके पैरों में से एक मनमोहक संगीत उत्पन्न होता है, ऐसा पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है, कवि को लग रहा है। यह संगीत मृदंग की ध्वनि के समान प्रतीत होता है, लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता हुआ सुनाई देता है। ये शोर आप देखेंगे जो बच्चों की ध्वनि है, आवाज़ है, वो बहुत से लोगों को कर्णप्रिय लगती है और बहुत से लोगों को नहीं लगती है। तो बच्चों के साथ उसकी मासूमियत, उनका बचपन, उनके साथ लोगों का प्रेम भी कवि जाहिर करना चाहता है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो इसका उत्तर है कि आप देख रहे हैं, और एक ख ऊपर है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो 2 नंबर ख का ये उत्तर है कि जब पतंग सामने होती है, गिरी हुई भी दिखाई देती, तो बच्चे छतों पर दौड़ने लगते हैं। आप भी देखते होंगे कि जब जाड़े में आप पतंग उड़ाते हैं तो कैसे पतंग के पीछे छोटे बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी भागते हैं। उन्हें यह छत कभी भी कठोर नहीं लगती है, कूदते हैं। उस समय उनका सारा ध्यान पतंग के ऊपर ही होता है। वतन लिख गया है, पतंग के ऊपर होता है, छत की कठोरता का उन्हें एहसास ही नहीं होता है। पतंग के साथ अपने आप को भी वे उड़ता हुआ क्या है उसी तरह से हल्का महसूस करते हैं। और तीसरे वाले में आप देखिएगा कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं।
समझ रहे हैं ना। बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, अधिक सक्षम बनते हैं, कठोर बनते हैं, उनके अंदर साहस, निडरता के भाव भी उत्पन्न होते हैं और वह भय से क्या हो जाते हैं, कोसों दूर हो जाते हैं, निडरता उनके अंदर आती है। वे बचपन से ही निडर और परिस्थितियों का सामना करने वाले बन जाते हैं। और कविता के आसपास के प्रश्न है, देखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में सुंदर रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन मयूर नाच उठता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग समा जाएं, जैसे पतंग में लाल, हरे, नीले, पीले रंग है। मैं भी अपना जीवन भरपूर जी सकूं, पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ान भर सकूं तथा ऊंचाइयों को छू सकने की कामना कवि करता है। यहाँ पर उसे दर्शाया है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय में से क्या संबंध है? जीवन देखिए रोमांचित होना चाहिए, जीवन में निरस्ता नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो जीवन में एक संगीत हो, जीवन में लयात्मक होना चाहिए, संगीतात्मकता होनी चाहिए। आप अपने जीवन से उबे नहीं, समझ रहे हैं। इसी चीज को दर्शाया गया किस रूप में, आप रोमांचित शरीर का संगीत ये जीवन में कैसे उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह से तल्लीन होता है, उसके शरीर में, मन और मस्तिष्क में एक रोमांच व संगीत उत्पन्न हो जाता है। वह एक निश्चित दिशा में गतिशील होने लगता है। उसके मन के अनुकूल कार्य भी जब होने लगते हैं, सारा शरीर रोमांचित हो जाता है और कार्य करने लगता है, कार्य करने की क्षमता भी उसके भीतर बढ़ जाती है। तीसरा देखिए, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को से थामे लेती हैं, चर्चा करिए। तो आपको लिखना कैसे है, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है, परंतु पूरा नियंत्रण बच्चों के हाथ में दूर से ही होता है, उसकी डोर हाथ में होती है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर विशेष ध्यान देते हैं। उनका बाल मन पतंग की बढ़ती ऊंचाई से और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा देखिए, पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है, संजोए रखता है, पकड़े रहता है, उसे छूटने नहीं देते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए बच्चों के मन में एक नया जोश, उमंग भर जाती है, आप देखते हैं, और उनका बाल मन हिलोरे लेता है। वे पतंग को गिरने नहीं देना चाहते हैं, कटने नहीं देना चाहते हैं। जैसा आप देखते हैं उसी प्रकार जीवन में स्वयं भी संभलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आपने जो है प्रश्नों का अभ्यास किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।